गांव के कोने में एक छोटा सा कच्चा घर था। वहां रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गीता और छोटे बेटे मोहन के साथ रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। कई साल से उसके खेत में सूखा पड़ा था। बरसात होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गीता, आज फिर खेत में गया था। धरती पत्थर जैसी सूखी है। बीज बोऊं तो भी अंकुर फूटेगा नहीं। लगता है भगवान मुझसे रूठे हैं। हिम्मत मत हारो जी, भगवान जब चाहेगा सब ठीक होगा। लेकिन सच कहूं तो घर में अब अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। पापा, मुझे भूख लगी है। कल वाली जौ की रोटी है क्या? रामू के पास कोई जवाब नहीं था। उसके चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। अगली सुबह रामू लकड़ी बटोरने जंगल गया। वह सोच रहा था कि इन्हें बेचकर कुछ आटा ले आए। तभी उसे झाड़ियों में चमकती हुई एक छोटी पोटली मिली। अरे, ये क्या है? किसका खोया हुआ सामान लगता है। रामू ने पोटली खोली तो उसमें 3 चमकदार बीज थे। बीज वैसे नहीं थे जैसे गेहूं या जौ के होते हैं। ये तो सोने जैसे दमक रहे थे। हे भगवान, ये कैसा बीज है? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। लगता है किसी अमीर का सामान होगा। लेकिन अगर ये सच में बीज है तो क्यों ना इन्हें खेत में बोकर देखूं। रामू ने घर आकर गीता को पोटली दिखाई। रामू जी, ये कीमती चीज लगती है। कहीं चोरी का सामान तो नहीं है ना जी? नहीं गीता, ये बीज है। अगर बीज है तो इन्हें धरती में ही जगह मिलेगी। कौन जाने ये हमारी किस्मत बदल दे। रामू ने खेत की कड़ी मिट्टी खोदी और उन 3 बीजों को बो दिया। उसने दिल से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। अगर सचमुच दया है तो इन बीजों से कुछ उगा देना। सुबह जब रामू खेत में गया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जहां बीज बोए थे वहां से सोने की बालियां उग आई थीं। पूरा खेत चमक रहा था। अरे वाह, ये तो सोने की फसल है। भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। अब मेरा बेटा भूखा नहीं रहेगा। अब हम गरीबी से छुटकारा पा लेंगे। रामू ने खुशी खुशी कुछ बालियां काटी और घर ले गया। गीता और मोहन की आंखें चमक उठीं। ये तो सचमुच सोना है जी। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। पूरे गांव में खबर फैल गई कि रामू के खेत में सोने की फसल उगाई है। लोग यह देखने दौड़ पड़े। अरे भाई, देखो तो सही, ये तो सचमुच सोना है। रामू तो अब अमीर हो जाएगा। लेकिन कहीं ये सेठ जी की नजर में ना आ जाए, वरना मुसीबत होगी। गांव का सबसे अमीर और लालची आदमी सेठ धनराज था। उसकी हवेली में सोने चांदी के ढेर लगे थे, लेकिन फिर भी उसका लालच खत्म नहीं होता था। सुना तुमने? वो गरीब किसान रामू के खेत में सोने की फसल उगी है। हाँ मालिक, पूरे गांव में यही चर्चा है। सोना खेत में उगे और मैं चुप बैठा रहूं, हैं? ये संभव नहीं। वो गरीब क्या करेगा इतने सोने का? उसे तो गाय भैंस पालने और रोटी कमाने की ही समझ है। असली मालिक तो मैं बनूंगा, इन बीजों का। मालिक, पर रामू सीधे साधे आदमी है। अगर आप उससे अच्छे से कहेंगे तो शायद दे भी देगा। नहीं, मैं भीख मांगने नहीं जाऊंगा। मैं तो सीधा उसका बीज चुरा लूंगा, तभी असली मजा आएगा। अंधेरी रात थी। रामू अपने खेत की रखवाली कर रहा था, लेकिन थक कर सो गया। तभी सेठ और उसका नौकर चुपके से खेत में पहुंचे। यही जगह है, जल्दी कर। सारे बीज और जो भी बची पोटली है उठा ले। नौकर ने मिट्टी खोदी और बीज निकाल ली, लेकिन तभी रामू की नींद खुल गई। कौन है वहां? चोर, रुको।
रामू ने मशाल जलाई और देखा सामने सेठ धनराज खड़ा था। सेठ जी, आप गांव के इज्जतदार कहलाते हैं और चोरी करते पकड़े हैं। चोरी कैसी? ये बीज तो मेरे हैं, ये खेत भी मेरा है। तुम जैसे गरीब लोग तो सिर्फ मजदूरी के लिए बने हो, असली मालिक मैं हूं। नहीं सेठ जी, ये भगवान की देन है और मैंने ही बोए थे। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं ये मामला राजा के दरबार में ले जाऊंगा, वहां सच सामने आएगा। सेठ ने तिरस्कार से रामू की ओर देखा और बोला, जाओ जाओ, जहां जाना है जाओ। राजा भी मेरा ही आदमी है, तुम्हारे जैसे गरीब की बात कोई नहीं सुनेगा। लेकिन रामू डटा रहा। उसने तय कर लिया कि वह सुबह ही राजा के पास जाएगा और न्याय मांगेगा। अगली सुबह रामू अपने फटे पुराने कपड़े पहने, हाथ में लाठी लेकर महल की ओर चल पड़ा। उसके साथ उसकी पत्नी गीता और बेटा मोहन भी थे। रामू भाई, राजा तक जाना सही है, लेकिन ध्यान रखना, सेठ की पकड़ दरबार में बहुत गहरी है। सच की जीत होती है भाई। अगर भगवान ने चाहा तो राजा भी हमारी सुनेगा। राजा विक्रम सिंह का दरबार विशाल था। बीच में ऊंचे आसन पर राजा बैठे थे। रामू राजा के दरबार में पहुंचा। किस बात के लिए आए हो किसान? महाराज, मैं गांव का एक गरीब किसान रामू हूं। मेरे खेत में भगवान की कृपा से सोने की फसल उगी है, पर गांव का सेठ धनराज मेरे बीज चुरा ले गया है। मैं न्याय की गुहार लेकर आया हूं। इतने में सेठ धनराज आलीशान कपड़ों में गहनों से लदा दरबार में दाखिल हुआ। महाराज, ये झूठा आरोप है। असली बीज मेरे थे, इस गरीब ने चुराकर खेत में बो दिए। अब जब सोना उगाया तो उल्टा मुझे ही चोर बता रहा है। दरबारियों में फुसफुसाहट होने लगी। सच कौन बोल रहा है? ये मामला पेचीदा है महाराज। दोनों की बातें सुनी, सच जानना जरूरी है। अगर बीज सचमुच चमत्कारी है तो और भी उगाए जा सकते हैं। दोनों को सबूत देना ही होगा। महाराज, मेरे पास खेत है, वहां फसल खड़ी है, आप स्वयं देख लीजिए। महाराज, फसल मेरे बीजों की वजह से है, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। अच्छा, दोनों पक्षों को मौका मिलेगा। सेठ धनराज, तुम अपने पास जो बीज लाए हो उन्हें महल के बगीचे में बो दो, और किसान, तुम भी अपने खेत की देखभाल करते रहो। 1 हफ्ते बाद दोनों जगहों का नतीजा देखा जाएगा, तभी सच सामने आएगा। दरबार में सब सहमत हो गए। भगवान, अब सारा भरोसा तुझ पर है। सेठ धनराज बहुत चालाक था। चोरी किए गए बीजों में से कुछ उसने महल के बगीचे में बो दिए, लेकिन असलियत यह थी कि जो बीज उसने छीने थे उनकी ताकत मिट चुकी थी। वे अब सोने की फसल नहीं उगा सकते थे। सुनो, इन बीजों से फसल नहीं उगेगी तो राजा को कैसे भरोसा दिलाऊंगा? मालिक, आप चिंता मत करो, आप पैसे से सब खरीद सकते हैं। दरबार में सब आपके ही आदमी हैं। सही कहा। उधर रामू रोज खेत जाता, पानी डालता, मिट्टी संभालता और प्रार्थना करता। धीरे धीरे खेत में और बालियां सोने की चमक से झिलमिलाने लगीं। देखो जी, फसल और लहलहा रही है। भगवान हमारे साथ हैं। हाँ गीता, अब जीत हमारी होगी। सच को कोई दबा नहीं सकता। एक हफ्ते बाद दोनों को फिर दरबार में बुलाया गया। सेठ धनराज, पहले तुम्हारे बीज का नतीजा देखेंगे। दरबारियों ने महल के बगीचे से मिट्टी निकाली। वहां बीज सूख चुके थे, कोई अंकुर तक नहीं फूटा था। ये क्या, बीज तो बिल्कुल ही बेकार निकले। महाराज, शायद पानी की कमी रह गई होगी, वरना बीज असली थे। फिर बारी आई रामू के खेत की। वहां से लाए गए सोने की बालियां सबके सामने रख दी गईं। पूरा दरबार दंग रह गया। ओ, सचमुच सोने की फसल है। अरे है, यह तो ईश्वर का चमत्कार है। अब सच सामने आया। सेठ धनराज ने धोखा दिया है। असली बीज किसान रामू के ही थे। चोरी करने का अपराध भी उसी का ही है। महाराज,
मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। ये बीज मेरा सहारा है। कृपा करके इन्हें मुझे लौटा दीजिए। महाराज, मुझसे गलती हो गई, दया कीजिए। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया था। सबकी निगाहें राजा विक्रम सिंह पर टिकी थीं। सेठ धनराज, तुमने लालच में आकर एक गरीब किसान का हक छीनने की कोशिश की है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि दरबार में झूठ बोलकर धोखा देने की भी कोशिश की तुमने। तुम्हारा अपराध बहुत ही बड़ा है। सेठ धनराज डर के मारे कांपने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दीजिए। न्याय में माफी नहीं होती। तुम्हें अपने अपराध की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। राजा ने अपने सिपाहियों को इशारा किया। तुरंत सिपाही सेठ को पकड़कर घुटनों के बल झुका देते हैं। सेठ धनराज पर 3 सजाएं दी जाती हैं। चोरी किए गए सारे सोने के बीज तुरंत किसान रामू को लौटाए जाएं। नंबर 2, सेठ के खेत का आधा हिस्सा जब्त करके गरीब किसान में बांटा जाए। नंबर 3, और 1 साल तक सेठ को गरीबों के लिए मुफ्त भोजन का प्रबंध करना होगा। पूरा दरबार राजा के फैसले से गूंज उठा। सबने न्याय की जय के नारे लगाए। महाराज, दया कीजिए। राजा ने रामू को दरबार के बीचों बीच बुलाया। रामू, तुमने मेहनत और ईमानदारी से वरदान पाया है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब ये सोने की बीज और फसल तुम्हारा हक है। राज्य की ओर से तुम्हें सत्यवान किसान की उपाधि दी जाती है। धन्यवाद महाराज, आपने गरीब की इज्जत बचाई है। ये बीज मेरे लिए भगवान का प्रसाद है। मैं कसम खाता हूं कि इसका उपयोग सिर्फ अपने परिवार और गांव वालों के भले के लिए ही करूंगा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। रामू की पत्नी गीता और बेटा मोहन गर्व से उसे देखते रहे। कुछ ही दिनों में रामू के खेत में सोने की फसल लहलहाने लगी। गांव में पहले कभी न देखी गई समृद्धि आ गई। लोग रामू के पास आते और वह सबको थोड़ा थोड़ा बांट देता।